नमस्कार दोस्तों, हम YouTube के ऊपर लेकर आए हैं एनसीईआरटी सार श्रृंखला। यानी कि इसके अंदर हम एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसके जितने भी लेसन है हमारे, उन सभी का एक एक करके सभी लेसनों का विश्लेषण करेंगे। आज की अगर बात करें वीडियो के अंदर, हम मौसम और जलवायु जो वाला लेसन है हमारा, उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन उस लेसन से बनते हैं उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यानी कि क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के क्लाइमा शब्द से हुई है। यानी कि क्लाइमेट शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है दोस्तों। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। यानी क्लाइमेट शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है? यानी कि ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है? क्लाइमा शब्द से हुई है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गन्ना प्रजनन संस्थान यानी एसबीआई यानी कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है कोयम्बटूर, सी नंबर है हिसार और डी नंबर है लुधियाना। तो यानी कि गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कोयम्बटूर में स्थित है। कहाँ पर? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, गन्ने में कितने घंटे प्रकाश की अवधि प्राप्त होने पर पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? यानी कि जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसके अंदर कितने घंटे प्रकाश की अवधि प्राप्त होने पर पुष्पन या फ्लोरिंग की प्रक्रिया होती है, वो प्रारंभ होती है? ए नंबर ऑप्शन है 8 घंटे से कम, बी नंबर ऑप्शन है 6 घंटे से कम, सी नंबर है 12 से 14 घंटे के बीच और डी नंबर है 14 घंटे से ज़्यादा। तो गन्ने में पुष्पन की अगर बात करें तो वो 12 से 14 घंटे अगर क्या है उसको प्रकाश की प्राप्ति होती है तो उसमें क्या है? पुष्पन की प्रक्रिया होती है। और ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा होता है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। इसलिए ही इसी वजह से क्या है, जो यानी कि गन्ना प्रजनन संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अधिकतम प्रकाश तीव्रता जहाँ पर पौधे की श्वसन दर व प्रकाश संश्लेषण दर बराबर रहती है उसे कहा जाता है। यानी अधिकतम प्रकाश तीव्रता जहाँ पर पौधे की श्वसन दर वह प्रकाश संश्लेषण दर बराबर रहती है उसे क्या कहा जाता है? फोटोपीरियडिज्म यानी परदीप्तिकालिकता। दूसरा है आधारभूत वृद्धि बिंदु यानी कि कॉर्डिनल ग्रोथ पॉइंट, और सी नंबर है प्रकाश क्षतिप्रति बिंदु और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश क्षतिप्रति बिंदु। ये क्वेश्चन डब्ल्यू के अंदर पूछा जा चुका है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि यानी कि सहायक कृषि अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी डब्ल्यू के अंदर पूछा जा चुका है। फसल के लिए न्यूनतम, अधिकतम व इष्टतम बिंदुओं को जाना जाता है। यानी कि कोई भी क्रॉप होती है उसके लिए क्या होता है? एक न्यूनतम टेम्परेचर होता है यानी मिनिमम टेम्परेचर होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और एक ऑप्टिकल टेम्परेचर होता है। यानी न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम तीनों टेम्परेचर होते हैं। तो उन तीनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है हमारे पास तापमान प्राश, बी नंबर है कार्डिनल ग्रोथ पॉइंट यानी प्रधान बिंदु, सी नंबर है तापमान गुणांक और डी नंबर है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा कार्डिनल ग्रोथ पॉइंट यानी प्रधान बिंदु। तो याद रखना है, जो फसल के न्यूनतम, अधिकतम और इष्टतम बिंदु है उन सभी को यानी कि किस नाम से जाना जाता है? प्रधान बिंदु, या हम कह सकते हैं कार्डिनल ग्रोथ पॉइंट के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यू के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। खरीफ फसलों में अंकुरण हेतु अनुकूल तापमान रहता है। यानी जो खरीफ फसलें होती है उनके अंकुरण के लिए अनुकूल तापमान होता है वो कितना होता है? पहला ऑप्शन है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर है 18 से 35 और डी नंबर है 36 से 42 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 से 35 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 28 से 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन है हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। गेहूं में कल्ले फूटने की अवस्था पर खालिस्तान डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। यानी कि गेहूं में कल्ले फूटने की अवस्था पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर है 12 से 16, सी नंबर है 16 से 20 और डी नंबर है 20 से 24।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, यानी कि जो जलवायु शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है दोस्तों। पहला ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, सी नंबर है अरेबिक और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जलवायु शब्द की उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है, यानी कि ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। ए नंबर ऑप्शन है जिनेवा, बी नंबर है नीदरलैंड, सी नंबर है भारत और डी नंबर है अमेरिका। तो अगर बात करें दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मध्यवर्ती प्रदीप्ति कालिक पौधे का उदाहरण है, यानी कि कौन सा है जो मध्यवर्ती प्रदीप्ति का काले पौधे का उदाहरण है, यानी कि जिनको क्या है, जिनमें पुष्पन के लिए 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऐसे पौधे का एग्जाम्पल कौन सा है। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो आपको दिमाग में आ गया होगा कौन सा हो जाएगा, जिसको 12 से 14 घंटे चाहिए पुष्पन के लिए, तो कौन सा होता है, गन्ना। तो यानी कि याद रखना आपको मध्यवर्ती प्रदीप्त कालिका पौधे का उदाहरण भी क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बाजरे की कम अवधि तथा शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है, यानी कि इनमें से बाजरे की कौन सी किस्म है जो शीघ्र पकने वाली है और कम अवधि की होती है। अगर बात करें, पहला ऑप्शन है RHB 171, दूसरा है GHB 538, सी नंबर है HHB 67 और डी नंबर है RHB 173। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, HHB 67 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब की प्रचलित इकाई क्या है, यानी कि वायुमंडलीय दाब की जो प्रचलित इकाई है वो दोस्तों क्या है। पहला ऑप्शन है मिली बार, दूसरा है मिलीलीटर, सी नंबर है यानी कि क्यूबिक मीटर और डी नंबर है सेंटीमीटर। तो यानी कि वायुमंडल दाब की जो प्रचलित इकाई है वो क्या होती है, मिली बार होती है। क्या होती है दोस्तों, मिली बार होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। शुष्क क्षेत्रों में सामान्य से बीज दर रखी जाती है, यानी कि शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें सामान्य जो बीज दर होती है वो रखी जाती है 10% कम, 10% ज़्यादा, सी नंबर 50% कम और डी नंबर 50% से ज़्यादा। तो याद रखना दोस्तों, यानी कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बीज दर होती है वो तो क्या रखी जाती है, 10% ज़्यादा रखी जाती है, जबकि पौधों की संख्या होती है वो क्या रखते हैं, 10% कम रखते हैं। ये आपके दिमाग में बिठा लेना है, यानी कि शुष्क क्षेत्रों में सामान्य से बीज दर तो है 10% ज़्यादा रखते हैं, जबकि पौधों की संख्या होती है वो क्या होती है, 10% कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर। पाला पड़ने की संभावना वाले दिनों में खेतों में हल्की सिंचाई करने से तापकरण होता है वो 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है या बढ़ जाता है, बढ़ भी सकता है या घट सकता है या कोई नहीं। तो अगर बात करें जब यानी कि पाले पड़ने की संभावना होती है उस समय हम बोलते हैं कि सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई इसलिए करते हैं कि पाला पड़ रहा है तो पाले में सिंचाई करने से क्या होगा, टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो याद रखना, यानी कि जब सिंचाई करते हैं तो 0.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ, देखते हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट एक बार आंसर लिखिए आप इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ फिर आंसर लिखिएगा, फिर थोड़ी देर बाद में मैं आपको जवाब बताता हूँ। पाला पड़ने की संभावना वाली परिस्थितियों में 1000 लीटर पानी में कितने लीटर गंधक के अम्ल का छिड़काव करना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन है 0.1 लीटर, बी नंबर ऑप्शन है 1.0 लीटर, सी नंबर है 2.0 लीटर और डी नंबर है 3.0 लीटर। फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग सही दे पाते हैं। चलो मैं अब आपको राइट आंसर बता देता हूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी कि 1.0 लीटर, 1 लीटर। अब देखिए आपने पढ़ा होगा यानी कि गंधक के अम्ल का छिड़काव अपने कितना करते हैं, 0.1% करते हैं। ठीक है, कितना करते हैं, 0.1% पूछे है। यहाँ पर पूछा है कि अगर 1000 लीटर हमारे पास पानी है तो उसमें गंधक है वो कितना लीटर डालेंगे, तो उसमें डालेंगे कितना, 1 लीटर। तो घोल कितने का बन जाएगा, 0.1% का बन जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
गंधक के अमल का छिड़काव करने से कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। यानी कि जब क्या है, पाले से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, सल्फर यानी कि गंधक का छिड़काव करते हैं, तो उसके साथ साथ गंधक के छिड़काव से यानी कि पौधों के अंदर एक पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, वो भी बढ़ जाती है। तो वो कौन सा होता है? ए नंबर ऑप्शन है जिंक, बी नंबर है पोटेशियम, सी नंबर है लोहा और डी नंबर है कैल्शियम। तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। यानी कि आयरन की मात्रा बढ़ जाती है जब हम गंधक का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पाला रोधी किस्मों में कौन सी सही सम्मिलित है। यानी कि कुछ फसलें हैं और उनके सामने उनकी किस्में दी गई है जो पाला अवरोधी किस्में हैं। पहला ऑप्शन है चना की किस्म है पूषा 212, पाला अवरोधी होती है, ये भी बात सही है। तोरिया, तोरिया की भवानी, ये भी पाला अवरोधी किस्म होती है। सी नंबर है आलू, इसकी भी कुफरी देवा होती है। और इसके अलावा आलू की एक किस्म और होती है जिसका नाम होता है कुफरी शीतमान, ठीक है, वो भी पाला अवरोधी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो यानी कि ये सारी किस्में हैं पाला अवरोधी किस्में हैं। चने की पूषा 212 है, तोरिया की भवानी है, आलू की कुफरी देवा और कुफरी शीतमान, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, RT 46 और RT 127 किसकी किस्में हैं। यानी कि RT 46 और RT 127 किसकी किस्में हैं। पहला ऑप्शन है ज्वार, बी नंबर है तिल, सी नंबर है गवार और डी नंबर है मोठ। तो यानी कि RT 40 और RT 127 है किसकी किस्में है, तिल की किस्में हैं, ठीक है। और ये यानी कि सारी दोनों किस्में हैं वो क्या है, शीघ्र पकने वाली है, जल्दी से तैयार होने वाली किस्में हैं और इनकी जल मांग होती है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, RGC 1003 किसकी किस्म है। RGC 1003 किसकी किस्म है, मूंग, चना, गवार और तिल। तो ये किस्म है वो किसकी है, गवार की किस्म है। किसकी किस्म है, गवार की किस्म है RGC 1003। और इस किस्म की बात करें तो ये भी शीघ्र तैयार होने वाली किस्म है और इसकी भी जल मांग होती है वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गन्ना, ज्वार, मक्का की फसलों के तनों को उन्हीं की पत्तियों के द्वारा बांध देते हैं। यानी कि गन्ना, ज्वार, मक्का की फसलों तनों को उन्हीं की पत्तियों के द्वारा बांध देते हैं, इस क्रिया को कहा जाता है। देखो इस प्रकार, यानी कि ये गन्ने के अंदर आप देख रहे हो, इस प्रकार इनको क्या है, इसी की पत्तियों के द्वारा बांध दिया गया है। और इसके बांधने का कारण क्या होता है, क्योंकि जैसे गन्ना, ज्वार और मक्का की बात करें तो इन पौधों की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इनमें क्या होता है, गिरने का डर रहता है। तो गिरने से बचाने के लिए क्या करते हैं, पौधों के उन्हीं की पत्तियों के द्वारा उनको बांध दिया जाता है। इस घटना को या इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, तो इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, प्रोपिंग कहते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि प्रोपिंग किस में करते हैं। सिंपल सी बात याद रखो, जिन पौधों की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, सामान्यतः उनमें क्या है, प्रोपिंग की जाती है। तो मुख्य रूप से गन्ना, ज्वार और मक्का, इन फसलों में क्या की जाती है, प्रोपिंग, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जेट के एग्जाम में पूछा गया था। स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा खालिस्तान दिशा में नीचे की तरफ लटकते हुए खुलता है। पहला ऑप्शन है उत्तर, बी नंबर है दक्षिण, सी नंबर है पूर्व और डी नंबर है पश्चिम। तो यानी कि स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा होता है वो कौन सी दिशा में खुलता है, उत्तर दिशा में। देख सकते हो आप स्टीवेंसन स्क्रीन कैसा होता है, ये रहा आपका, इसे देख सकते हो। यानी कि इसके अंदर क्या है, जो वायु दिशा सूचक यंत्र है, टेम्परेचर है, वो सारे यंत्र इसके अंदर रखे जाते हैं और इसका दरवाजा होता है वो कौन सी दिशा में खुलता है, उत्तर दिशा में खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रॉबिन्सन कप का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। यानी कि रॉबिन्सन कप का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है। तो अगर बात करें दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है यानी कि वायु की गति मापने में। किसकी, वायु की गति मापने में। यानी कि इस रॉबिन्सन कप की बात करें तो इसकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा एनीमोमीटर होता है, कौन सा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं, अपने वायु की गति मापने में। और इस एनीमोमीटर की खोज किसने की थी, रॉबिन्सन ने की थी। किसने की थी, रॉबिन्सन ने की थी। इस कारण इसे रॉबिन्सन कप भी कहा जाता है। एनीमोमीटर का ही दूसरा नाम क्या है, रॉबिन्सन कप है। तो इसका प्रयोग क्या, किसको मापने में किया जाता है, वायु की गति मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पहला रेन गेज, वर्षा को मापते हैं, हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा। अभी एनीमोमीटर हमने पढ़ा था, किसका प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का, वायु की गति मापने के लिए। और विंड वैन की बात करता है तो आपको पता ही है विंड वैन का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सामान्य वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को
कहते हैं? सामान्य वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को किस नाम से जाना जाता है? कुल जलवाष्प, औसत जलवाष्प, सी नंबर वायुमंडलीय आर्द्रता और डी नंबर कोई नहीं। तो यानी कि सामान्यतः जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प होती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। दोस्तों, आपको सीरीज यानी कि अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने। अगर बात करें वायुमंडल के निश्चित आयतन, यानी कि वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे किस दर्शाया जाता है? ग्राम घन सेंटीमीटर में दर्शा सकते हैं, ग्राम घन मीटर इसमें भी दर्शा सकते हैं, और सी नंबर ग्राम घन फीट इसमें भी दर्शा सकते हैं। तो यानी कि डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम घन सेंटीमीटर, ग्राम घन मीटर और ग्राम घन फीट में दर्शा सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान के द्वारा वायु की वास्तविक आर्द्रता प्रदर्शित की जाती है। यानी कि वायु की जो वास्तविक आर्द्रता होती है वो किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? पहला ऑप्शन है निरपेक्ष आर्द्रता, बी नंबर है सापेक्ष आर्द्रता, सी नंबर है आपेक्षिक आर्द्रता और डी नंबर है कोई नहीं। तो अगर बात करें दोस्तों तो यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता इसका राइट आंसर, यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता होती है, इसे ही क्या कहा जाता है? वास्तविक आर्द्रता कहा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता ही का दूसरा नाम क्या होता है? वास्तविक आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 27, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ अनुपात को कहते हैं। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपने। किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता, यानी अभी हमने बात की क्या होती है? निरपेक्ष आर्द्रता, तथा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ जो अनुपात होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, निरपेक्ष आर्द्रता तो हो नहीं सकता, क्या हो सकता है? सापेक्ष आर्द्रता, और सापेक्ष आर्द्रता ही का दूसरा नाम क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब और स दोनों, यानी सापेक्ष आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता दोनों एक ही चीज है। तो यानी कि ये सापेक्ष और आपेक्षिक आर्द्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब और स दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। शीतकालीन फसलों में जैविक क्रियाओं की गति अधिकतम किस तापमान पर होती है? यानी जो शीतकालीन फसलें होती है उनके अंदर जो जैविक क्रियाएं होती है वो अधिकतम यानी कि किस तापमान पर होती है? पहला ऑप्शन है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बी नंबर है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस, और सी नंबर है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और डी नंबर है 30 से 38 डिग्री सेल्सियस। तो शीतकालीन फसलों के लिए यानी कि जो अधिकतम जैविक क्रियाएं होती है वो किस तापमान पर होती है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होती है। जबकि अगर बात करें जो ग्रीष्मकालीन फसलें होती है उनमें कितने तापमान पे होती है? ग्रीष्मकालीन फसलों में 30 से 38 डिग्री सेल्सियस पे होती है, शीतकालीन में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। निम्न में से दिवस निष्प्रभावी पौधा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा डे न्यूट्रल प्लांट नहीं है? दिवस निष्प्रभावी पौधा नहीं। पहला ऑप्शन है कपास होता है, सूरजमुखी भी होता है, टमाटर भी होता है, और डी नंबर है चुकंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुकंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने सभी यानी कि जितने भी आपके एसडीपी है यानी कि शॉर्ट डे प्लांट है, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट है और डे न्यूट्रल प्लांट है, उन सभी को यानी कि एक में ही शामिल करने की कोशिश की है। सही सम्मिलित आपको चुनना है। पहला है लघु दिवस पौधे, धान होता है, ज्वार भी होता है, मक्का भी होता है, बाजरा भी होता है, सोयाबीन और मूंग, यानी कि पहले के सारे राइट है। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। दीर्घ दिवस पौधे, गेहूं होता है, जई होता है, आलू भी होता है, चुकंदर भी होता है, एक शामिल और कर लेता हूं इसमें जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद में दिवस निष्प्रभावी पौधे टमाटर होता है, सूरजमुखी भी होता है, कपास भी होता है, बकव्हीट भी होता है और मटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही सम्मिलित है। सभी के सभी क्या है? सही तरीके से सम्मिलित है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने क्या है, जो हमारा चैप्टर था मौसम और जलवायु, उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा की। ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।